नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। राजभाषा के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि राजभाषा से क्या अभिप्राय है और राजभाषा से संबंधित हमारे कौन-कौन से अनुच्छेदों के बारे में हम आज बात करेंगे। और उसमें हमने बात की थी कि हिंदी जो है वो राजभाषा कैसे बनी और उसका स्वरूप क्या है, इन सब के बारे में। तो आज हम संघ की राजभाषा के बारे में बात करेंगे। तो आज हम भारतीय संविधान के जो 5वें, छठे और 70वें भागों में जो राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हमारे सबसे पहले जो हमारा संविधान है, उसके जो 5वें भाग में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 120। उसके बाद जो हमारा दूसरा अनुच्छेद है, वो है संविधान के छठे भाग में है, अनुच्छेद 210। उसके बाद जो है 70वें भाग में है, लेकिन इस 70वें भाग को 3 अध्यायों में विभाजित किया गया है। जैसे प्रथम अध्याय जो है, प्रथम अध्याय के अंतर्गत 343 अनुच्छेद आता है, 344 अनुच्छेद आता है। और उसके बाद जो द्वितीय अध्याय है, उसके अंतर्गत 345, 346, 347 ये 3 अनुच्छेद आते हैं। और उसके बाद जो हमारा तृतीय अध्याय है, इसमें 348, 349, 350 और 351 ये 4 अनुच्छेद आते हैं। तो आज हम इन सारे अनुच्छेदों के बारे में एक साथ बात नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अक्सर छात्राओं की ये समस्या रहती है कि वो अनुच्छेदों को जो है बहुत अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे अनुच्छेद को वो अलग-अलग नहीं कर पाते कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो इसीलिए हम थोड़ा-थोड़ा करके इस पे बात करेंगे, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से अनुच्छेद में किस बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा संविधान का जो 5वां भाग है, और उस 5वें भाग के अंतर्गत जो हमारा अनुच्छेद है 120, इस अनुच्छेद को हम संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के नाम से जानते हैं। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा के उस बारे में बात किया गया है कि ये संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी। तो आप लोग एक तो अनुच्छेद का जो नाम है उसको अवश्य याद रखिए, ताकि इससे आप जो है इसके अंदर की जो भी बातें हैं उनको और अच्छे से याद रख सकेंगे। क्योंकि जो अनुच्छेद 120 है, उसका जो नाम है वो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसका शीर्षक है एक तरीके से। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो संसद का कार्य है वो हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो अक्सर जो है बहुविकल्पी प्रश्न ये आता है कि संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो इसमें आप यहाँ पर कोई संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो इसका सीधा सा उत्तर होगा कि ये अनुच्छेद 120 में है। ऐसे ही और से भी प्रश्न आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। हालांकि जो अभी हम बात कर रहे हैं वो उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो कि बीए और एमए स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है इससे पूछा जाता है। तो उन्हें सारे जो अनुच्छेद है उसको बहुत अच्छे से समझना है और याद करना है। तो हमारी क्या बात है कि एक तो जो हमारा अनुच्छेद 120 है वो ये कहता है कि संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। और दूसरी बात ये कहता है वो कि राज्य का जो सभापति है, राज्य का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। यानी कि कोई भी राज्यसभा का जो सभापति है या लोकसभा का अध्यक्ष है, यदि वो क्या है अपने सदस्य को जो है उसकी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। इसका कारण ये होता है कि ये माना गया है कि बहुत से ऐसे सदस्य होते हैं या कुछ एक ऐसे सदस्य भी हो सकते हैं जो कि हिंदी या अंग्रेजी में नहीं अपनी बात रख पा रहे हैं। तो उस स्थिति में उनको उनकी मातृभाषा में संबोधित करने की आज्ञा प्रदान की जा सकती है। अब हमारा जो दूसरा अनुच्छेद है जो कि संविधान के
छठे भाग के अंतर्गत है और ये अनुच्छेद हमारा 210 है। तो ये जो 210 हमारा अनुच्छेद है, इसका शीर्षक है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो ये इसकी बात कहाँ हो रही कि ये विधानमंडल में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, यानी कि किसी राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें भाषा संबंधी क्या प्रावधान है। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा यह गया है कि राज्य के विधानमंडल में जो कार्य होगा, जो कामकाज होगा, तो वो राजकाज की जो भाषा होगी तो वो या तो राज्य की भाषा होगी या राजभाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ये कार्य जो है या तो जो हमारी अष्टम अनुसूची में जिसको भी राजभाषा घोषित किया गया है या तो उसमें होगा या हिंदी में होगा या फिर अंग्रेजी में होगा। ये साफ साफ इसमें निर्देश दिया गया है। उसके अलावा जो इसमें बात की गई है वो ये कही गई है कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा या फिर जो विधान परिषद का जो सभापति होगा वो अपने किसी सदस्य को मातृभाषा में संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है, वो उसको मातृभाषा में बात करने की अनुमति दे सकता है। जैसे कि ऊपर संसद में जो है राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष ये अनुमति प्रदान करता था, वैसे ही विधानमंडलों में ये अनुमति कौन प्रदान करेगा, ये विधानसभा का अध्यक्ष करेगा या फिर विधान परिषद का सभापति करेगा। तो ये दोनों बातें जो हैं इन दोनों अनुच्छेदों में कही गई हैं, तो ये शायद आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो अब हम जो आगे बात कर रहे हैं, हम केवल 2 अनुच्छेदों के बारे में और बात करेंगे जो कि हमारे भाग 17 के अंतर्गत आते हैं। और भाग 17 के भी जो प्रथम अध्याय के अंतर्गत हमारे 2 अनुच्छेद हैं, यानी कि 343 और 344, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अनुच्छेद जो 343 है, इसका शीर्षक है संघ की राजभाषा। तो इसमें किस बारे में बात की गई है कि हमारे संघ की राजभाषा कौन सी होगी, यानी कि हमारी जो सरकार है, हमारा जो संघ है, उसकी राजभाषा क्या होगी। तो इसमें ये कहा गया है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये बार बार प्रश्न आता है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है 343। ये 343 में कहा गया है। इसके बाद इसमें ये कहा गया है कि अंकों का रूप जो है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। तो इसमें जो अंक होंगे, जो अंकों का जो रूप होगा वो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। यानी कि जो आप देखते होंगे पुरानी पुस्तकों में जो देवनागरी लिपि में जो अंक लिखे होते थे उसको इसमें मान्यता नहीं दी गई है, बल्कि कौन से अंकों के स्वरूप को स्वीकार किया गया है कि वर्तमान में जो हम अपने मोबाइल फ़ोन या फिर वर्तमान किताबों में जिन अंकों को हम देखते हैं उन अंकों को इसमें मान्यता दी गई है। इसके अलावा इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात रखी गई है कि जो इसकी जो भाषा होगी उसमें जो है संस्कृत जो है वो मूलतः होगी और गौणतः जो है अन्य भाषाओं का प्रयोग होगा। तो ये इसमें बात रखी गई है। तो ये 3 चीज़ें जो है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हमारी आ जाती है। अब जो है हमारा 70वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 344 है। तो जो हमारा अनुच्छेद 344 है यह राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की बात करता है। इसका शीर्षक है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। तो ये जो हमारा अनुच्छेद है यह संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग की बात इसमें कही गई है कि हिंदी का जो आधिकारिक प्रयोग होगा वो कैसे किया जाएगा। तो जो हमारा अनुच्छेद 344 है इसके प्रावधानों के अनुसार संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष बाद या फिर उसके 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग बनाएंगे। यह आयोग अन्य बातों के साथ साथ संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में और तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों में सब या किसी एक के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर रोक लगाए जाने के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा।
तो इसके अंतर्गत जो है ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति 5 या 10 वर्षों बाद, या उसके 10 या 5 या उसके फिर 10 वर्षों बाद जो है, यानी ये कुल मिला के 15 वर्षों बाद तक एक आयोग बनाएगा। और उस आयोग की, वो आयोग का जो काम है वो क्या रहेगा, वो हिंदी का उत्तरोत्तर विकास रहेगा, उत्तरोत्तर प्रयोग रहेगा, और उसके साथ साथ वो ये भी जो है राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि किन किन प्रयोगों में अंग्रेजी पर रोक लगानी है और कहाँ कहाँ हिंदी को बढ़ावा देना है। ये सारी बातें जो हैं अनुच्छेद 344 में स्पष्ट की गई हैं। लेकिन जो ये आयोग का गठन है, ये जो आयोग के गठन होगा वो 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पर होगा। ये आयोग जो है, ये राष्ट्रपति जो है इसके सदस्यों का गठन करेंगे, और वो सदस्य जो होंगे वो 8वीं अनुसूची में जो विभिन्न भाषाओं हैं उनके प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए। तो ये बात जो है अनुच्छेद 344 में कही गई है। तो आज हमने 4 अनुच्छेदों को पढ़ा। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा होगा और थोड़ा समझने की कोशिश की होगी तो शायद आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।